हर सुबह एक नई खबर लेकर आती है। जागो, जानो और देश की दिशा को समझो। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर को। आइए इन ब्लैक होल से संबंधित अपने पहले न्यूज़ को समझते हैं। सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि न्यूज़ इन ट्रांजैक्शन क्या है। तो आपको बता दें कि ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ग्रेविटी इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी उसमें बच नहीं सकता, यानी उसमें समा जाता है। तो ब्लैक होल उन विशाल तारों के अवशेषों से बनते हैं जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण ढह गए हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए समझते हैं कि न्यूज इंटरैक्शन क्या है। तो साइंटिस्ट ने 23 नवंबर 2023 को एक हिस्टोरिक ब्लैक होल मर्जर डिटेक्ट किया था, जिसका अनाउंसमेंट अब हुआ है, यानी जुलाई 2025 में हुआ है। अब इस इवेंट का नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, GW। मैं आपको बताऊंगा कि इस इवेंट का नाम है GW। GW के साथ आपको याद रखना है 231123। अब इसको डिटेक्ट किसके द्वारा किया गया है? देखिए, लिगो वर्गो कागरा ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के थ्रू डिटेक्ट किया गया है। अब कौन-कौन से ब्लैक होल मिले हैं? तो इनमें 2 ब्लैक होल्स मिले हैं, जिसका एक का मास है 103 सोलर मास और दूसरे का मास है 137 सोलर मास। अब ये दोनों मास फॉरबिडन मास गैप में आते हैं। अब आइए समझते हैं फॉरबिडन मास गैप होता क्या है। तो फॉरबिडन मास गैप को अगर एस्ट्रोफिजिक्स की परिभाषा में देखें तो इसे मास गैप के भी नाम से जाना जाता है, और ये ऐसा रेंज है ब्लैक होल मासेस का जो 45 से 130 सोलर मासेस के बीच में लाई करता है। और ये भी साथ-साथ आपको बता दें कि ये भी कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार्स की थ्योरी से ही संबंधित है। तो इसीलिए इस टर्म का यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर हम पेयर इनस्टेबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो दोनों मास हैं वो फॉरबिडन मास गैप में आते हैं, जहाँ थ्योरेटिकली ऐसे ब्लैक होल्स बनने ही नहीं चाहिए थे, अगर साइंस की बात करें तो। अब मर्जर का रिजल्ट क्या हुआ? तो दोनों मिलके एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बना दिए हैं, जिनका सोलर मास 225 से 265 के बीच में लाई करता है। अब आपको बार-बार मैं एक टर्म बता रहा हूँ कि सोलर मास। अब सोलर मास क्या होता है? तो सोलर मास का डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ कि सोलर मास को MO से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, सोलर मास को MO से डिनोट किया जाता है और इस O के बीच में एक बिंदु होता है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है मास का एस्ट्रोनॉमी में, जो अप्रॉक्सिमेटली बराबर होता है मास ऑफ सन के। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि सोलर मास एक स्टैंडर्ड यूनिट है एस्ट्रोनॉमी में, जो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल होता है मास ऑफ सन के। तो इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोनों ब्लैक होल्स बहुत फास्ट स्पिन कर रहे थे, यानी अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख टाइम्स फास्टर थे वो अर्थ के रोटेशन से। अब जो मर्जर सिग्नल था वो सिर्फ 0.1 सेकंड का था, बहुत शॉर्ट और कॉम्प्लेक्स था। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये इवेंट सबसे बड़ा और हेवीएस्ट ब्लैक होल मर्जर है जो अब तक डिटेक्ट हुआ है। अब इससे पहले के रिकॉर्ड की बात करें तो वो GW 190521142 एमओ, यानी कि सोलर मास को तोड़ दिया। अब ये ब्लैक होल शायद पहले के मर्जर से बने थे, यानी ये सेकंड जनरेशन ब्लैक होल्स थे। इस डिस्कवरी से हमें ब्लैक होल फॉर्मेशन थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब कुछ नया आया है तो इससे सवाल भी बनना निश्चित रूप से मस्ट है, और ये आपके निश्चित रूप से टेट पीएससी और यूपीएससी में सवाल इस साल पूछा जाएगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं जो मैंने आपको समझाया। आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2025 में साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है बिगेस्ट एवर मर्जर ऑफ 2 मैसिव ब्लैक होल्स, जिसका नाम मैंने आपको बताया GW 231123। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इवेंट इज करेक्ट? आपसे जो वन लाइनर सवाल बनेगा वो तो सिर्फ इसी से बनेगा कि हाल ही में 2 सोलर मासेस जो है मर्ज किए हैं, तो आपको उनका बताना है, यानी कि 2 मैसिव ब्लैक होल्स मर्ज हुए हैं, तो आपको उनको उसका नाम बताना है। तो GW 231123 होगा। तो मैंने आपको जब समझाया तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मर्जर इन्वॉल्व हुआ था ब्लैक होल्स का, वो 103 और 137 सोलर मासेस के थे, और साथ ही साथ ये फॉरबिडन मास गैप थ्योरी पर आधारित थे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अप्रॉक्स 225 सोलर मास ब्लैक होल था, उस हिसाब से इसने एक्सट्रीम स्पिन किया, जिससे कि एक चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग मॉडल का फॉर्मेशन हो गया। यही मैंने आपको पूरी लाइनें समझाई थी। अब अगर मैं इसके क्रक्स की बात करूँ तो अब आपको क्या-क्या याद रखना है यहाँ से संबंधित, तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल पूछा जाएगा इसके डेजिग्नेशन से। तो इसका डेजिग्नेशन क्या है? GW 231123। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा डिटेक्ट किया गया है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ और आप भी साथ-साथ लिखते चलिए। तो डिटेक्टेड बाय, मैंने आपको बताया कि ये किसके द्वारा डिटेक्टेड किया गया है, तो लिगो वर्गो। तो मैं लिख देता हूँ इसका नाम, तो ये है लिगो वर्गो कागरा। लिगो, LIGO वर्गो और साथ ही साथ कागरा,
ये बात अब आप याद रखेंगे। अब आपसे और क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो जो ब्लैक होल है उसका मास कितना है, तो 2 ठो तो पाया गया है, तो मास ऑफ ब्लैक होल्स आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ पर कितने हैं, तो 2 इन नंबर्स हैं, तो याद रखिएगा दोनों का मास कितना मैंने बताया, तो यहाँ में लिखा हुआ है 103 एमओ और 137, यानी 103 एमओ इस तरह से डिनोशन है और दूसरे का है 137 एमओ। और मैंने ये भी आपको समझा दिया है कि जो आपका सोलर मास होता है वो क्या होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ जो ब्लैक होल है वो कितना मास से सोलर मास का पाया गया है, यानी कि स्पिन हो रहा था, यानी कि रिजल्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्टेंट यानी कि जब ब्लैक होल दोनों का मर्ज हुआ और उससे जो ब्लैक होल बना, अब उसका जो मास है वो कितना हुआ, तो ये लगभग मैंने बताया 225 सोलर मास के बराबर है। तो इतनी बातें आपको इस करंट अफेयर से संबंधित याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। साउथ एशिया ने 2024 में अपने सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कवरेज अचीव किया है, जिसमें इंडिया ने 0 डोज बच्चों की संख्या में 43% की गिरावट दर्ज की है। तो आइए इस न्यूज़ को पूरे डिटेल में समझते हैं। ये रिपोर्ट जो आया है वो डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। तो साउथ एशिया का परफॉर्मेंस इसमें अगर हम देखें तो डीटीपी का जो कवरेज है, जो थर्ड डोज होता है, साथ ही साथ डीटीपी का फर्स्ट डोज भी होता है। तो पहले समझ लीजिए कि डीटीपी या फिर डीपीटी है क्या? तो डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस की बात की जा रही है। पर्टुसिस को आपको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसे वूपिंग कफ बोलते हैं, और टिटनस यानी कि डीपीटी, यानी तीनों को मिला के डीपीटी कहा जाता है। अब ये तीनों के तीनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, ये बात याद रखिएगा। अब डिप्थीरिया जो काउज़ होता है वो होता है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरेई से, पर्टुसिस काउज़ होता है आपको बॉर्डेटेला पर्टुसिस से, और जो टेटनस है वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से काउज़ होता है। तो डीटीपी के बारे में अब आप समझ गए होंगे। तो अब इसकी पहली डोज है उसमें 93% से बढ़कर 95% हो गया है साउथ एशिया में, यानी कोविड से पहले के लेवल से भी ज़्यादा। वहीं डीटीपी 3 कवरेज यानी थर्ड डोज की बात की जाए तो 90% से बढ़कर 92% हो गया है। अब 0 डोज चिल्ड्रन यानी कि जो एक भी वैक्सीन नहीं लेते, तो पिछले साल 2.5 मिलियन से 1.8 मिलियन हो गया है, यानी 27% की गिरावट हुई है। वहीं अगर मीज़ल के केसेस को देखें तो अब आपको सबसे पहले जानना होगा कि मीज़ल्स होता क्या है? तो मीज़ल्स आपको एक कैसी बीमारी है? तो वायरल इन्फेक्शंस है। तो मीज़ल किससे होता है? तो वायरस होता है और हाईली कंटीजियस बीमारी होता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो मीज़ल्स के केसेज़ में क्या बदलाव हुए हैं, तो आपको बता दें कि 90,000 से घट के 55,000 हो गए हैं, यानी 39% की यहाँ पर भी गिरावट हुई है। अब इंडिया के परफॉर्मेंस को जानना ज़रूरी है। तो 0 डोज़ जो चिल्ड्रन थे 2023 में वो 1.6 मिलियन थे, वहीं 2024 में ये 0.9 मिलियन हो गए, यानी 43% की गिरावट आई है। वहीं इंडिया का जो बर्थ कोहॉर्ट है वो 26 मिलियन है, तो 0 डोज रेशियो घटकर 0.11% से 0.06 हो गया। अब ये सक्सेस मिला कैसे इंडिया को? तो इसमें मिशन इंद्रधनुष का योगदान है। साथ ही साथ 0 डोज इम्प्लीमेंटेशन प्लान का योगदान है, यू विन डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का योगदान है, आशा और एएनएम वर्कर्स के ज़मीनी लेवल के एफर्ट्स का भी ये नतीजा है। अगर दूसरे देशों के परफॉर्मेंस की बात करें तो नेपाल 52% 0 डोज रिडक्शन किया है, वहीं पाकिस्तान ने डीटीपी 3 कवरेज 87% किया है। अफ़गानिस्तान अब भी रीजन में सबसे कम कवरेज है। अब एचपीवी की बात कर लेते हैं, तो एचपीवी के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ, उसके बाद इसके आंकड़े पर हम आएँगे जो यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ ने जारी किया है। तो एचपीवी आप समझ लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम्स में निश्चित आपसे पूछा जाएगा। तो एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के। साथ ही साथ सेक्सुअल एक्टिविटी जो है इसमें इंक्लूडेड है, इस बात को याद रखिएगा। अब एचपीवी कुल मिला के 200 रिलेटेड वायरस से मिलाकर बनता है। अब जो 40 एचपीवी के टाइप्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं केवल और केवल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। अब आपको हाई रिस्क भी होता है और इसमें लो रिस्क भी होता है। अब एचपीवी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन के ज़रिए ज़्यादातर होता है और ये जो है वजाइनल, एनल और ओरल सेक्स के थ्रू भी हो सकता है। अब एचपीवी ट्रांसमिशन को कम करने के लिए आप कॉन्डोम्स का यूज़ कर सकते हैं। अब एचपीवी का रिलेशन कैंसर के साथ भी है। अगर आप हाई रिस्क एचपीवी इन्फेक्शंस में हैं तो ये प्री कैंसरस चेंजेस ला सकता है जो ट्रीटेड नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कैंसर हो गया है एचपीवी इन्फेक्शन से संबंधित तो ये इलाज नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट जितने भी सर्वाइकल कैंसर होते हैं वो एचपीवी इन्फेक्शन से ही लिंक्ड होते हैं।
अब जो दूसरे हैं वो एनल और ओरोफैजिनल और वल्बर वैजाइनल और पेनाइल कैंसर भी इससे संबंधित है। अब बचाव क्या है, तो ये भी बात याद रखिएगा कि एचपीवी एचपीवी यानी ह्यूमन पापिलोमा वायरस का वैक्सीन आता है, इसका नाम ही है एचपीवी वैक्सीन। अब इसके डोजेज की बात करें तो वैक्सीन जो है रिकमेंड किया जाता है प्री टीन्स और यंग एडल्ट्स को, जब उनका एज 9 से चालू चालू हो जाता है, यानी लड़कियों का एज जब 9 से हो जाता है या फिर 11-12 तक भी दिया जाता है। लेकिन जब 3 डोज लगवाने की बारी आ जाती है तब जब 15 साल के ऊपर हो जाती हैं लड़कियाँ। तो आप मेरी बताई हुई बातों को अगर समझ गए हैं तो निश्चित रूप से अगर आप किसी भी तरह के इलाज के लिए जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट का सलाह ज़रूर लें। गायनेकोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो औरतों के बीमारी से संबंधित इलाज करते हैं। तो याद रखिएगा ये भी सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आइए एचपीवी में क्या हुआ है ये बता दें, तो 2023 में 2% गर्ल्स को लगा था। अब 2024 में ये 9% को लगा है। यानी कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने में ये एक बड़ा स्टेप है। तो ये थी इससे संबंधित मुख्य बातें। अब आइए जानते हैं इस सवाल को। इस सवाल में पूछा गया है कि डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के कॉन्टेक्स्ट में जो इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट आया है 2024 का, इनमें से कौन-सा सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी गलत है। साउथ एशिया ने अचीव किया है हाईएस्ट एवर इम्यूनाइजेशन कवरेज 2024 में, विथ इंडिया रिड्यूसिंग ज़ीरो डोज़ चिल्ड्रन बाय 43%, सपोर्टेड बाय इनिशिएटिव लाइक मिशन इंद्रधनुष एंड डिजिटल ट्रैकिंग टूल्स। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको इससे संबंधित बता दी। अब आप अपने कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे, इस क्वेश्चंस को भी आपने नोट कर लिया होगा। अब अगर मैं आपको कुछ बातें भी बताता चलूँ तो आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष का नाम, ज़ीरो डोज़ इम्प्लीमेंटेशन प्लान का नाम। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कितना गिरावट हुआ, कितना नहीं हुआ। साथ ही साथ आपसे सिर्फ साउथ एशिया का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, ये पूछा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर एचपीवी से बन सकता है और डीटीपी से भी बन सकता है, तो ये मैंने आपको बताया कैसी डिजीज़ है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। वहीं मैंने आपको मीज़ल्स के बारे में बताया, तो मीज़ल्स कैसी डिजीज़ है, तो ये वायरल डिजीज़ है। एचपीवी भी किससे होता है, तो ये भी वायरस से होता है। अब एचपीवी को प्रिवेंट करने के लिए क्या लगाते हैं, तो एचपीवी वैक्सीन का यूज़ करते हैं। एचपीवी मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर, अगर आप भारत में सर्वाइकल कैंसर के रिपोर्ट दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो एक आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो वुमेन में होता है, और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है ओवरऑल इंडिया में। ये बात याद रखिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि सर्वाइकल कैंसर में इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है, जो कैंसर वुमेन में होता है। वहीं थर्ड मोस्ट कैंसर है वो ओवरऑल इंडिया में, याद रखिएगा। यानी इससे पहले भी 2 कैंसर के बीमारी होते हैं, ये तीसरा नंबर का। पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो सेकंड मोस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर इंडिया में होता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। तो सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है एचपीवी। अब एचपीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन पापिलोमा वायरस, याद रखिएगा। इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से आपसे इस पर सवाल बनेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है कि भारत में रोरो फेरी सर्विस पहली बार लॉन्च किया गया है किस स्टेट में, तो ये स्टेट का नाम है गोवा। आपको दिख रहा होगा गोवा मैप में। तो ये लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को, तो 14 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया गया है गोवा के सीएम के द्वारा। तो गोवा के सीएम का नाम अब इम्पोर्टेंट हो गया है, तो इनका नाम है प्रमोद सावंत। तो प्रमोद सावंत जी के द्वारा 14 जुलाई 2025 को पहला इंडिया का रोरो फेरी सर्विस लॉन्च किया गया है। अब ये ऑपरेट कहाँ होगा, तो ये ऑपरेट होगा आपका मांडोवी नदी पर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मांडोवी नदी कौन-सा स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये आपको याद रखना है कि गोवा में सिचुएटेड है। अब ये मांडोवी रिवर से कनेक्ट करेगा चाराव और रिमांदर आइलैंड को। तो ये ऑपरेट तो होगा मांडोवी आइलैंड से, लेकिन कनेक्ट किसको करेगा, तो याद रखना है कनेक्ट ये 2 प्लेस को करेगा, जिसमें से पहला का नाम है चुराव आइलैंड, और चुराव आइलैंड तो नाम ही है, साथ ही साथ ये जो है रिबांदर को भी कनेक्ट करेगा। तो ये भी बात याद रखिएगा। अब ये जो फेरी है, ये फेरी किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया होगा, कौन-सी कंपनी है भाई इसको बनाने वाली, तो इसका नाम है विजयी। तो VAGI यानी कि विजयी मरीन शिपयार्ड ने इसे बनाया है। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको इस करंट अफेयर से संबंधित याद रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, आपको अच्छे एग्जाम से पूछा जा सकता है कि ये किस प्रोजेक्ट को फॉलो करके बनाया गया है। तो याद रखिएगा ये बूट प्रोजेक्ट, BOOT याद रखिएगा, बूट जिसकी फुल फॉर्म होती है कि बिल्ट ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र। बुल्ट
ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये इस प्रोजेक्ट को फ़ॉलो करके बनाया गया है। यानी कि जिसमें इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्टेट का कॉस्ट होता है वो ज़ीरो होता है। अब आइए जान लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा आपको मैंने बता दिया वेस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है। अब यहाँ पर मैंने गोवा को मार्क कर दिया है, तो अब आप याद रखिएगा कि गोवा किधर है, तो भारत को देखेंगे तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो इसीलिए मैंने बोला कि गोवा एक वेस्टर्न इंडियन स्टेट है जो कोस्ट लाइन है और अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। अब गोवा की कैपिटल आपको इम्पोर्टेंट हो गया है, तो गोवा की कैपिटल है पणजी। पणजी काफ़ी सुंदर जगह है, आप घूम भी सकते हैं। वहीं चीफ मिनिस्टर का नाम प्रमोद सावंत है, लेकिन यहाँ के गवर्नर का नाम उतने ही इम्पोर्टेंट है, तो गवर्नर का नाम भी आप याद रखिएगा। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूँ, अशोक गजपति राजू। तो अशोक गजपति राजू इनका नाम है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, इस करंट अफेयर से संबंधित है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर आपसे गुजरात से न्यूज़ आ रही है कि कौन-सा जो इंडिया का स्टेट है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है पोटैटो प्रोडक्शन में। तो इस सवाल का तो उत्तर हो जाएगा आपको गुजरात। गुजरात भारत का पहला मतलब राज्य बन गया है जिसने प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोड्यूसर 2024-25 में सबसे ऊपर प्रोड्यूस किया है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ है और जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी है वो भी कम किया है। तो अगर जगह की बात करें गुजरात में, तो ये जगह है बानसकंठा। अब बानसकंठा जो है ये तीसरा साल है, यानी तीसरा कंसेक्यूटिव साल है जहाँ पर 18.70 लाख टन का उत्पादन हुआ है पोटैटो का, ठीक है? और जो लैंड यूज़ किया गया है वहाँ पर 61,000 प्लस हेक्टेयर्स का लैंड यूज़ किया गया है। साथ ही साथ 30.65 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी हुई है, यानी कि 1 हेक्टेयर में 30.65 टन का उत्पादन हुआ है। ये हो गया आपका टन और ये आपका हो गया हेक्टेयर। अब ऐसा हुआ कैसे गुजरात में? तो निश्चित रूप से जो वहाँ पर मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है इसी वजह से, यानी कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी वहाँ सबसे बेहतरीन है पूरे इंडिया में। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से गुजरात सबसे अच्छा उत्पादन कर पाया है पोटैटो का। अब आइए गुजरात के बारे में जान लीजिए। तो देखिए गुजरात को मैं सर्कल कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। अब गुजरात आपको कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? तो गुजरात एक स्टेट है जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर सिचुएटेड है जिसका कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर लंबा है। अब गुजरात 5वाँ लार्जेस्ट इंडिया स्टेट है एरिया के थ्रू, तो अब याद रखिएगा और 9वाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है। अब गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद आप टिक नहीं करेंगे, याद करवा दिया हूँ मैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, कई बार आप कन्फ्यूज़न में अहमदाबाद टिक करके आ जाते हैं। गांधीनगर यहाँ के सीएम का नाम आपको याद रखना है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। भूपेंद्र पटेल के साथ-साथ आपको यहाँ के गवर्नर का भी नाम हमेशा याद होना चाहिए, आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत साहब भी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी मुख्य बातें आपको गुजरात से संबंधित। आप बर्ड का भी नाम याद रखते हैं, तो स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। अब ये भी जान लिया जाए कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर किस-किस चीज़ का है। तो याद रखिएगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ मैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में सबसे पहला नाम है मिल्क, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा गाय और यानी कि जो लाइव स्टॉक से संबंधित है, गाय, भेड़, बकरियाँ ये सबसे ज़्यादा कट रही हैं, है ना? आपके सिर्फ़ दूध पीने की वजह से। तो मिल्क हो गया, पल्सेस हो गया और जूट, इसमें भारत टॉप प्रोड्यूसर है। और अगर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें, तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में भारत कई चीज़ों का प्रोड्यूस करता है, जिसमें से राइस, व्हीट और शुगरकेन कॉमन है। राइस, व्हीट, शुगरकेन ये 3 नाम तो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना ही है। अच्छे एग्ज़ाम्स में आपको 3-4 ऑप्शंस के साथ ये भी देखने मिल सकता है। साथ ही साथ ग्राउंडनट और कॉटन भी आपको याद रखना है। ग्राउंडनट में भी हम दूसरे स्थान पर हैं और कॉटन में भी हम दूसरे स्थान पर हैं। तो ये थी मुख्य बातें इस करंट अफ़ेयर से संबंधित जो आपको याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। अगला करंट अफ़ेयर धर्मेंद्र प्रधान से संबंधित है, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 दिया गया है। अब ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। और हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड इनको दिया है। अब धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो आपको पता है कि ये सेंट्रल मिनिस्टर हैं। और कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये हैं एजुकेशन मिनिस्टर। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन से संबंधित। अब ये जो सेरेमनी है वो कहाँ पर हुआ था? तो ज़ाहिर-सी बात है, कलिंगा का नाम है तो उड़ीसा में ही हुआ होगा। उड़ीसा के कटक शहर में ये आयोजित किया गया था।
अब ये एनुअली दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि कोई ना कोई संस्था का नाम होगा जो आपसे पूछा जा सकता है, तो उस संस्था का नाम है सरला साहित्य संसद। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब ये उनको दिया जाता है जो एजुकेशन, लिटरेचर, कल्चर और पब्लिक सर्विस में बेहतरीन काम कर रहे होते हैं या किया किया हो। उड़ीसा न्यूज़ में संबंधित है, तो उड़ीसा को मैं घेरा कर दे रहा हूँ जिससे आपको उड़ीसा दिख जाएगा। अब उड़ीसा ईस्टर्न इंडियन स्टेट है और बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है। अब इसकी कैपिटल तो भुवनेश्वर है और यहाँ के सीएम का नाम अब आपको याद होना चाहिए, काफ़ी फेमस नाम है, मोहन चरण मांझी जी हैं। तो मोहन चरण मांझी का नाम आपको याद रखना है और गवर्नर का भी नाम साथ ही साथ याद करते चलिए। अब यहाँ के गवर्नर का नाम है हरि बाबू, याद रखिएगा, हरि बाबू यहाँ के गवर्नर है। अब इनका टाइटल इतना बड़ा है कि मैं सिर्फ आपको बोल दे रहा हूँ, वो है कम्हम पति। अब यहाँ की स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। साथ ही साथ आपको कुछ ही दिन पहले मैंने एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल से संबंधित सारी चीज़ें बताई थी, उसको भी मैं आने वाले समय में फिर से रिवाइज़ करवाऊँगा। तो ये मुख्य बातें थी इस करंट अफ़ेयर से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफ़ेयर की ओर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 आ गया है। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक ही नाम आपके दिमाग में आता है और 8वीं बार लगातार जो है इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, इंदौर वैसे तो आँख बंद करके भी लगाएँगे ऑप्शन में तो इंदौर ही आएगा और लगातार 8वीं बार की बात कर रहा हूँ मैं। तो यानी कि पहला जो है आपको क्या नाम याद रखना है, इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? तो ये है बिल्कुल भारत के बीच में, दिल देखो ताड़ देखो, मध्य प्रदेश को देखो। तो एमपी में इंदौर सिचुएटेड है। अब एमपी की बात चली है तो कुछ बातें एमपी से कर लिया जाए। एमपी के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस हैं अपने भाषण के लिए, ये हैं मोहन यादव। अब यहाँ के गवर्नर का नाम भी इम्पोर्टेंट है, तो गवर्नर का नाम है मंगू भाई पटेल, याद रखिएगा, यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। अब मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और बातें भी जान लीजिए। यहाँ का जो बर्ड है वो स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश आपको लार्जेस्ट स्टेट है सेंट्रल इंडिया का। अब यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, जिस पर जैसे-जैसे वो आएगा वैसे-वैसे मैं बताता चलूँगा। बस आपको कंदरिया महादेव जो टेम्पल है, जो 800 स्कल्पचर से भी ज़्यादा मिलके बनाया गया है, इसको याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है। साथ ही साथ खजुराहो भी मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है और बांधवगढ़ कान्हा नेशनल पार्क भी आपको मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है। तो ये थी इम्पोर्टेंट बातें। अब आते हैं अपने न्यूज़ की ओर। अब जो दूसरा स्थान है, जो सेकंड स्थान है आपके पास, तो सेकंड स्थान दिया गया है आपको सूरत को और साथ ही साथ जो थर्ड स्थान है, वो दिया गया है नवी मुंबई को। याद रखिएगा, मुंबई और नवी मुंबई अलग-अलग है। 32 किलोमीटर का शायद फ़र्क है, एक बार आप चेक कर लेंगे। तो अब आपको बता दें कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, वो किसके द्वारा प्रेज़ेंट किया गया, तो निश्चित रूप से और कोई नहीं, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि नोएडा को क्लीनेस्ट सिटी दिया गया है, लेकिन उसका रेंज है 3 से 10 लाख की आबादी में। वहीं अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद को रैंक किया है जहाँ पर 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, इसमें इसको पहला स्थान दिया गया है और नोएडा को 3 से 10 लाख में। तो इतनी सारी बातें थी जो आपको इस न्यूज़ से संबंधित दिमाग में रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिप इज़ रिलेटेड टू प्रोजेक्ट 17 ए। चलिए उससे पहले आपको प्रोजेक्ट 17 ए के बारे में बता दें। तो देखिए, प्रोजेक्ट 17 ए एक इंडियन नेवी का मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें 7 मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। अब स्टेल्थ का मतलब समझ लीजिए जो रडार में नहीं पकड़ा जाए। जैसे रडार में प्लेन पकड़ा जाता है, शिप्स पकड़ा जाते हैं, लेकिन रडार में आपको ये नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी स्टेल्थ फ्रिगेट टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो प्रोजेक्ट 17 ए के तहत आपको 7 मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। अब ये फ्रिगेट्स एडवांस वेपन जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस होंगे। अब पहला शिप जो है वो आईएनएस नीलगिरी है, जिसको कि 2019 में लॉन्च किया गया था और ये शिप्स मेनली जो मझगाँव डॉक लिमिटेड मुंबई है और जीआरएसई कोलकाता में बनाया जा रहा है। अब साथ ही साथ अगर जीआरएसई की बात करें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी बात आप याद रख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करता है। तो और ये प्रोजेक्ट पहले के जो प्रोजेक्ट 17 जो शिवालिक क्लास
था उस पर ये बेस्ड है, लेकिन नए डिज़ाइन और ये टेक्नोलॉजी के साथ है। अब आपको ये भी बता दें कि इसमें जो इंडिजिनाइज़ेशन है, यानी कि भारत लगभग 75% शिप कंटेंट को खुद बना रहा है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर से अलाइन्ड है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब 7 फ्रिगेट्स आपको नाम याद रखने हैं। अब ये सातों फ्रिगेट्स के नाम इम्पोर्टेंट 2 ही हैं, नीलगिरी और उदयगिरी, जो मैंने आपको ऑप्शंस में दे दिया है। इसके अलावा हिम हिमगिरी है, दूनागिरी है, तारागिरी है, विंध्यागिरी है और महेंद्रगिरी है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है। तो अब अगर इस सवाल के उत्तर को आप समझेंगे, तो ए और बी दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट 17 ए आपको मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब बात नेवी की आई है, तो इंडियन नेवी के चीफ का नाम कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। इनका नाम है एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है, जो आपको याद रखना है। तो इस न्यूज़ से संबंधित इतनी ही बातें थी, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और आपके नॉलेज एनहांस से काफ़ी थी। आइए बढ़ते हैं, अगले बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड ट्रांज़ैक्शन है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि कौन-सा भारत का पहला स्टेट बन गया है जो लॉन्च करेगा जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ट्राइबल्स के लिए। तो याद रखिएगा, वो स्टेट का नाम है गुजरात। अब आइए समझते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। एग्ज़ाम में आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन-सा पहला स्टेट है, जो कि मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ आपको एक और यहाँ पर सवाल बन सकता है। यहाँ पर सवाल बन सकता है कि इस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है, तो इसका नाम भी आप अब याद कर लीजिए। तो इसका नाम है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। मैं फिर से बता देता हूँ, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा ये लीड किया जा रहा है। अब आइए सबसे पहले इस न्यूज़ को पूरा समझेंगे, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पहले आपको डीएनए बता देते हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, सभी ऑर्गेनिज़म्स के लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? तो एक लैबोरेटरी प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है कंप्लीट डीएनए के सीक्वेंस का। किसका करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज़्म का करेगा। अब आपको बता दें कि ये प्रोसेस आइडेंटिफाई करता है न्यूक्लियोटाइड बेसेस को, जो ए, टी, सी और जी होता है, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये आपको क्या हो गया? जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया। अब हुआ क्या है? अब न्यूज़ इन ट्रांज़ैक्शन तो आपको पता चल गया। अब इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? तो गुजरात सरकार ने एक स्पेशल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए है। अब इसका नाम क्या है? क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात। अब 17 डिस्ट्रिक्ट्स के 20 प्लस ट्राइबल कम्युनिटीज से 2000 हेल्दी एडल्ट्स के जीनोम सैंपल इससे कलेक्ट होंगे। टोटल 4158 बायोलॉजिकल सैंपल लिया जाएगा, जैसे कि मदर, फादर, चाइल्ड सैंपल। अब ये लॉन्च किसने किया? तो मैंने आपको बता दिया, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने किया है, और इसका अप्रूवल 2025-26 के बजट में मिला है। अब जेनेटिक डिजीज जैसे कि सिकल सेल अनीमिया, थैलीसेमिया और कुछ कैंसर्स का अर्ली डिटेक्शन किया जाना है, यही इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। ट्राइबल लोगों के बीच नेचुरल इम्यूनिटी या जेनेटिक स्ट्रेंथ को समझना, ये भी इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। अब एक रेफरेंस जीनोम डेटाबेस बनाना, जिससे कि हेल्थ केयर पॉलिसी और डायग्नोसिस में मदद मिलेगा। अब बता दें कि इसमें सिर्फ 18 प्लस हेल्दी ट्राइबल एडल्ट्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। 50% फीमेल पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया है इसमें। सब सैंपल इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ लिए जाएंगे, लोकल ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के थ्रू। अब आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो प्रिसीजन मेडिसिन के लिए ये पहला स्टेप है, यानी पर्सनलाइज्ड और अर्ली डायग्नोसिस के लिए जेनेटिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। वहीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है। पहली बार जीनोम मैपिंग में ट्राइबल पॉपुलेशन का स्पेशल फोकस दिया गया है। वहीं दूसरे स्टेट भी ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं गुजरात से सीखकर। तो ये बात याद रखिएगा कि जो गुजरात का जो अपना प्रोजेक्ट है, ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से प्रभावित है, जो 2020 में आया था। तो ये भी याद याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर यूके से संबंधित है। यूके जो वोटिंग एज है वो 16 करने वाला है। अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि अब वो 16-17 साल जो हो चुके हैं, लड़का हो या लड़की, उनको राइट टू वोट दिया जाएगा सभी इलेक्शंस में। अभी अप्रूवल बाकी है यूके की पार्लियामेंट का। आपको बता दें कि जो वोटिंग एज आपको ये जो 16 और 15 किया जा रहा है, तो ये पहले से
यूके की कुछ जगहों पर लागू है। स्कॉटलैंड और वेल्स की बात करें तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया एग्ज़ाम के लिए, तो स्कॉटलैंड और वेल्स में पहले से वोटिंग एज आपका 16 साल है। तो ये बात अब आप याद रखिएगा, और यूके अभी करने वाला है, किया नहीं है। अब इस न्यू रूल के आने से होगा क्या? तो जो वहाँ की सरकार चाहती है कि वोटिंग राइट को जो है पूरे एंटायर यूके में फैलाया जाए, और जो गवर्नमेंट है ये भी विचार कर रही है कि जो पॉलिटिकल डोनेशंस है उसके रूल्स भी टाइट किए जाएँ। अब जो नया रूल होगा वो एक्सपेंड करेगा वोटर आईडी इंक्लूड करने के लिए यूके में बैंक कार्ड और डिजिटल आईडी के साथ भी। अब समझ लेते हैं यूके के बारे में। तो यूके एक 4 राज्यों से मिलके बना है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जो 2 नाम मैंने बता दिया, एक तो आपका स्कॉटलैंड है, दूसरा आपका इंग्लैंड है, तीसरा आपका वेल्स है और चौथा आपको नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो इन 4 राज्यों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना है। अब यहाँ की कैपिटल भी आपको याद रखनी है, तो यहाँ की कैपिटल है लंदन। लंदन यहाँ की कैपिटल सिटी है, और साथ ही साथ अब यहाँ के आपको किंग का नाम पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ के किंग जो हैं वो हैं चार्ल्स 3। चार्ल्स 3 अब मुझे याद आ गया वो मुझसे शादी करोगे फ़िल्म, ठीक है? तो ये हो गया चार्ल्स 3, और यहाँ के पीएम अभी न्यूज़ में थे, क्योंकि भारत के साथ बहुत सारे पैक्ट साइन हुए थे, तो याद रखिएगा इनका नाम जो है कीर स्टारमर है। याद रखिएगा कि यहाँ के पीएम हैं कीर स्टारमर, इम्पोर्टेंट नाम है ये, वन लाइनर्स में कहीं पे भी ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इतनी बातें अब आप याद रखिएगा। और जो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड छोड़िए, यूके की आपसे अगर पूछा जाए कि यूके की करेंसी क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, तो मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, याद रखिएगा। तो ये न्यूज़ था, इस पूरे न्यूज़ से संबंधित आपको इतनी सारी बातें दिमाग में रखनी है। बढ़ते हैं अपने आखिरी न्यूज़ पर। तो आंद्रे रसल ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे। आपको पता होगा कि ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, आंद्रे रसल इनका नाम है। इन्होंने अब टी20 और इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो अब आईसीसी न्यूज़ में है और बीसीसीआई भी न्यूज़ में। आपको याद रखना है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर यूएई दुबई में स्थित है, और इसके हेड हैं जैसा। तो याद रखेंगे इतनी बात। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है रॉजर बिन्नी, ये भी बात याद रखिएगा, और इसका हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में। तो इतनी बातें याद रखेंगे। ये थी स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ जो आंद्रे रसल से संबंधित थी। तो आशा करते हैं आज भी आपको, आज के करंट अफेयर से अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट अप कीजिए। धन्यवाद।